नमस्कार, मैं विशाल पंडित। वक्त हो गया है मंथन का। आज हम चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे पर। एक तरफ जहां मोदी का 400 पार का नारा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हुंकार भी देखने को मिल रही है। कल देर शाम राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, तो एक मंच पर विपक्षी नेताओं ने अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुंबई में एक मंच पर राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आज के मंथन में सवाल यही कि क्या विपक्ष की हुंकार मोदी के 400 पार वाले नारे पर भारी पड़ेगी? इसी पर हम तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर लंबी यात्रा कल महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म हो गई। संयोग देखिए कि बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ और 16 मार्च को महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अंत हुआ। यात्रा के समाप्त होने के बाद एक दिन बाद महाराष्ट्र में विपक्ष एक मंच पर महारैली करते हुए नजर आया। राहुल गांधी ने भाषण दिया, खड़गे ने भी बयान दिया और तेजस्वी यादव ने मंच से महारैली के दौरान चुनावी ताल ठोकी। इतना ही नहीं, महबूबा का संबोधन हुआ तो वहीं उद्धव ठाकरे भी मंच से गरजते हुए नजर आए। शरद पवार ने पावर दिखाई, फारूक भड़क गए। लेकिन इन सब से पहले राहुल गांधी ने मणि भवन से लेकर अगस्त क्रांति तक रैली निकाली। यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर लंबी यात्रा कल महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म हो गई। संयोग देखिए, बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ और 16 मार्च को महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अंत। यात्रा के समाप्ति के एक दिन बाद महाराष्ट्र में विपक्ष एक मंच पर महारैली करते हुए नजर आया। राहुल गांधी ने भाषण दिया, खड़गे ने भी बयान दिया और तेजस्वी यादव ने मंच से महारैली के दौरान चुनावी ताल ठोकी। इतना ही नहीं, महबूबा का संबोधन हुआ तो वहीं उद्धव ठाकरे भी मंच से गरजते हुए नजर आए। शरद पवार ने पावर दिखाई, फारूक भड़क गए। लेकिन इन सब के पहले राहुल गांधी ने मणि भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक रैली निकाली। यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी नेताओं का मंच पहले से तैयार था। हालांकि यात्रा के समापन के बाद कार्यक्रम एक सम्मेलन का था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने उसी सम्मेलन के मंच से एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। मंच पर वो चेहरे दिखाई दिए जो अगले माह होने वाले चुनाव में एनडीए और बीजेपी को टक्कर देंगे। यूं तो इस चुनावी मंच पर कन्याकुमारी से लेकर बिहार तक के नेता शामिल हुए, लेकिन मोदी के खिलाफ असल मोर्चा अगर किसी ने खोला तो वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में न सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला बोला, बल्कि पीएम की नीयत और नीतियों पर सवालिया निशान उठाए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा सीधा एक्सटॉर्शन,
ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था। ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। मुंबई में शिवाजी पार्क में विपक्ष ने अपने बयानों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दंभ भरा। शरद पवार ने बीजेपी से देश को मुक्ति का नारा दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी हैं, इसलिए मोदी उनसे डरते हैं। बिहार की तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। 14 जनवरी को राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी। 2 माह बाद मुंबई में न्याय यात्रा का समापन हुआ। बार बार राहुल गांधी की तरफ से इस यात्रा को लेकर सफाई दी गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से न्याय यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई और ये सुनना बेहद जरूरी है। इंडिया अलायंस के साथी बिछड़ गए, ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी, बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। कांग्रेस नेता ने अपनी न्याय यात्रा खत्म कर अब पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उसे देखते हुए बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाएगा और किया गया है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत दक्षिण से की है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पलटवार कर दिया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की हुंकार को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इंडिया अलायंस की महारैली में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों,
आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, और अब लोग उसे कह रहे हैं कि सेल्फ गोल कर लिया है राहुल गांधी ने। और फिर वही बात आ गई, क्या राहुल गांधी फिर से बीजेपी की पिच पर या इंडिया अलायंस बीजेपी की पिच पर जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। महेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी के पास ही आऊँगा। शक्ति किस अंदाज किस लहजे में कहा कि आज मैं भी मोदी जी की बाइट भी सुन रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है बहुत तमतमाए चेहरे से उन्होंने जो जवाब दिया है इंडिया अलायंस की महारैली के उस बयान पर। अनिल जी नहीं है, प्रमोद सर के पास चलूंगा। सर, जो ये बयान है इस पर थोड़ा मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को समझ में आए। शक्ति, उनका हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके अलावा उस बयान में नहीं था। लेकिन बयान को जिस तरीके से घुमाया गया, या घुमाया क्या कह सकते, जिस तरीके से बीजेपी ने पिक किया, उसका जवाब अब कांग्रेस के पास नहीं है। प्रमोद सर। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। देखिए, एक राहुल गांधी जी ने जो धर्म के नाम पर या धर्म का उल्लेख करते हुए जो शक्ति की बात कही है, वो तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि वो धर्म में तो शक्ति नारी को ही कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका आशय कुछ और था। विडंबना ये है कि राहुल गांधी जी शब्दों का चयन करते हैं लेकिन उसको एलोबरेट नहीं करते हैं कि ये किस संदर्भ में कह रहे हैं। ये एक आज नहीं, इससे पहले भी जो उनके लिए एक बात कही जाती है कि शब्दों के का उल्लेख या शब्दों का जो एलोबरेट या किस संदर्भ में वो बात अपनी कहना चाहते हैं उसको न कह के वो अधूरी बात कह देते हैं, और अधूरी बात के जो डबल मीनिंग हो जाते हैं। और ये नहीं, 14 के बाद से 14 ले लें, 19 ले लें, ये इन चुनावों में वो बराबर भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से मोदी जी, जो ही विपक्ष की तरफ से कोई हमला होता है और विशेष रूप से राहुल जी की तरफ से कोई बात कही जाती है, बात उनकी सही एक परिप्रेक्ष्य में या जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है उसमें सही होती है, लेकिन उसको वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये शायद उनकी एक कमजोरी है और भारतीय जनता पार्टी उस कमजोरी का बखूबी फायदा उठाना जानती है और उठाती रही है। वही आज भी हुआ कि उन्होंने जहां महाराष्ट्र में जो उन्होंने एक बात ये कह दी कि हिंदू धर्म में शक्ति, तो वो उसको उन्होंने वो शब्द हिंदू धर्म में शक्ति इन्वर्टेड कामाज में है, तो उसका अर्थ तो सीधा सीधा भगवती से है या नारी से है। भारतीय जनता पार्टी इसके पास या उसके पास इतने लोग हैं कि वो उसको तत्काल उन्होंने उसको कैच किया और साउथ में जाके उन्होंने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि नारियों के हम साथ हैं, नारियों के लिए जी जान लड़ा देंगे। यही एक राहुल जी की एक कमजोर पक्ष कह सकते हैं, या अपरिपक्वता कह लीजिए, या न समझी कह लीजिए, या जो भी कुछ कह लीजिए, कोई शब्द दे दीजिए कि वो उन डिबेट में है, संधि डिबेट में चैनल पे किया। उन्होंने कहा किसी और संदर्भ में, लेकिन उसको एलोबरेट नहीं कर पाए कि ये किस शक्ति के लिए कह रहे हैं।
वो जो सत्ता की शक्ति है उसके लिए वो कहना चाहते थे, जैसा कि मैं समझता हूं। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में शक्ति, तो हिंदू धर्म में शक्ति तो भगवती है, और भगवती के मतलब नारी से है। मोदी जी ने तत्काल देश की आधी आबादी को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए, ये जताने के लिए कि कांग्रेस जो है वो नारियों के खिलाफ है, नारियों के विनाश के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उनको हम विनाश नहीं होने देंगे। और उसके बाद तो एक चीज और भी कह दी प्रमोद सर, उन्होंने तो ये भी कहा कि घोषणा पत्र में शक्ति को खत्म करने की बात कही गई है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा तो खैर देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में दुधारी तलवार है, इस पर आप कहां भाजेंगे इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं आपने चला दिया उसमें अपने ही कट गए, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखने की सतर्कता की जरूरत होती है। अब इससे पहले ले लीजिए, अगर आप देखें तो चौकीदार, उन्होंने तुरंत चौकीदार के मामले को उन्होंने उठा लिया कि मैं देश का सेवक हूं, और चौकीदार पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ लिया। चाय वाले पे इससे पहले 14 में लड़ लिया। इसके बाद जो है खड़गे जी ने जब कह दिया था जहरीला, उन्होंने कहा हम तो अपने भगवान शंकर गले में सांप धारण करते थे, हम भी जहर। तो उन्होंने, यही मैंने कहा कि उसको मतलब ये चुनाव हो जाने के बाद, 3-4 घटनाक्रम हो जाने के बाद, कांग्रेस के नीति नियामक या कांग्रेस के जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जरा सी बात को राजनीति में जरा सी अगर आप फिसले तो अर्थ का अनर्थ कर देती है। शायद वो इनके नीति नियामक कितने कमजोर हैं, या राहुल जी उस चीज को मान लीजिए किसी ने लिख के भी दिया है, समझाने की भी कोशिश की, तो उसको वो उतनी कहने के परिपक्वता की बात है कि उसको उनको एलोबरेट करना चाहिए कि हम किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। शायद वो संदर्भ को अपना एलोबरेट नहीं कर पाए, उसको बीजेपी ने लपक लिया और उनको क्लीन बोल्ड करने के लिए ये कोशिश की है। तो अनिल शर्मा जी, हमारे बिल्कुल जिपेन जी आऊँगा आपके पास। अनिल शर्मा जी से मैं इस पर जवाब ले लूँ, बयान का मकसद क्या था अनिल जी? क्योंकि लगातार एक भारत जोड़ो यात्रा जब पहले फेज में थी तो एमपी में एक बयान दिया गया था कि आप जिस राहुल गांधी को देख रहे हैं उसको मैंने मार दिया है, ये दूसरा राहुल गांधी है। एक ये बयान था, इसका भी मतलब दूसरा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। उसके बाद अगर बात करें तो एक बयान दिया जिसको लोग कहते हैं एडिटेड है या जो भी है, आलू से सोने वाला। फिर एक बयान आता है कि ये हो गया। फिर आप कह दिया हिंदू धर्म में, धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, शक्ति भी कह सकते थे सिर्फ, तो वहाँ पे ना करता। और सप्पल जी तो बहुत अच्छे राजनीतिक हैं जो इस टाइम बिल्कुल रणनीतिकार बने हुए हैं, 1 हफ्ते से पड़े हैं मुंबई में, उसके बाद भी इस तरह की घटना। और जब आप पिच करने जा रहे हो, आप 10 साल की गवर्नमेंट को आप अगर हिलाने जा रहे हो और आप इस तरीके से उनकी पिच पे जाएंगे तो कैसे काम चलेगा अनिल जी? देखिए, राहुल जी की बात को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ट्रोल करने का काम करती है, उद्देश्य उनका क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। अगर हिंदू धर्म में नारी को शक्ति बताया गया है तो उस नारी शक्ति का सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति करती है। हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हम धर्म के प्रति क्या है। धर्म का जो सर्टिफिकेट बांटने का काम बीजेपी कर रही है, उससे उसको ही नुकसान होने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई। अब जैसे आपने बताया कि राहुल जी ने कही कि राहुल जी के प्रति जो बात आई कि सोने से आलू वाली, वो पूरा स्पष्ट क्लियर हो चुका। राहुल जी ने यह कहा था कि मोदी जी ने कहा कि आलू डालो और सोना निकालो, ये मोदी जी के शब्द थे, मेरे नहीं। तो पूरा वीडियो को शॉर्ट करके बाकी सारा शब्दों को हटाकर केवल उतना ही दिखाना और इस प्रकार बदनाम करने का जो प्रयास बीजेपी का है, आप देख लीजिए राहुल गांधी जी को किस शब्दों से नवाजते हैं ये लोग। लाखों करोड़ों रुपए उन पर इसी बात के लिए इनकी मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य लोगों ने प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया कि राहुल गांधी जी को ये बौना साबित करें। लेकिन आजादी के तपोबल से निकला हुआ व्यक्ति, उस जिसका परिवार आजादी की लड़ाई में जिसने लाठियां खाई, जेलें काटी, 2-2 परिवार के व्यक्तियों को इस देश पर बलि चढ़ा चुके, जिनकी
शहादत दी इंदिरा जी ने, राजीव जी की शहादत हुई, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों का बेटा है। और बीजेपी जिस प्रकार से ये खेल रच रही है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी का काला चेहरा बिल्कुल सबके सामने आ चुका है। बयान किस लिए दिया था? तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, मेरी उनसे लड़ाई है। मैं एक बार फिर से बयान वो सुना सकता हूं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूं कि इसका संदर्भ चलिए था क्या? आप सुनाइए। हाँ, सुन लीजिए। मैं तो फिर खाली एक बार एक जी। सेकंड लूंगा मैं खाली। जी प्रमोद मैं राजीव जी आपसे विनम्रता पूर्वक मैंने यही बात कही कि उनके कहने का आशय कुछ था, लेकिन उन्होंने जो धर्म से शक्ति को जोड़ दिया और उसको एलोबरेट नहीं किया कि किस संदर्भ में कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है पिछले 3 इलेक्शन से या 2 इलेक्शन से आप ये देख रहे हैं, विधानसभा के कई इलेक्शन हो गए हैं कि जरा सी कोई बात कही गई, भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसको अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो आप वो मौका क्यों देते हैं? उसको पूरी तरीके से धर्म से शक्ति को जोड़ने का क्या अर्थ था यहाँ? अभी यूपी में यात्रा थी, तब भी कहा गया था कि यूपी के लड़के नशेड़ी हैं। बनारस में मैंने नशा करते देखा, वो नशेड़ी हैं। ये सब बयान किसी और संदर्भ में होंगे, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसका सिलेक्शन गलत था। मैं ये कह रहा हूँ, आपने आधी बात बोल के ख़त्म कर दी और उसके बाद आपने खुद ही मसाला दे दिया सामने वाले को। और वो तो इस फिराक में है कि राहुल गांधी कुछ बोले तो हम चलाएं, और हर बार उन्हें मिल रहा है। जिपेन जी, बस अनिल जी अपनी बात को ख़त्म करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊँगा। बनारस की धरती पर राहुल गांधी जी ने जो कहा कि जो नौजवान है ये भविष्य है देश का, और इस प्रकार नशे की लत इनको लगेगी, देश का भविष्य क्या होगा, उसका आशय ये था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? राहुल गांधी जी जिस रास्ते से निकले उस रास्ते को गंगा जल लेके पहले से पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था कि राहुल जी निकलेंगे हम गंगा जल से धोएंगे। मतलब इतना अपवित्र हो गया वहां। ये गंगा मैया का अपमान किया बीजेपी के लोगों ने। राहुल गांधी कितनी मेहनत करें, कितना भी लोग देश के लिए भला चाहें, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। राहुल गांधी इस देश के भविष्य के लिए उतरे हैं, इस देश के भले के लिए निकले हैं, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। बीजेपी ने जिस प्रकार का खेल रचा है, काला चिट्ठा उनका सामने आया है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार देश की जनता को, देश के व्यापारियों को ये ठगने का काम कर रहे हैं, और उनसे न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी आज सड़कों पर हैं। बिल्कुल। जिपेन जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बार चुनाव में सेम पैटर्न फिर से आ गया। हम इस बात सोच रहे थे कि 2024 में कुछ नया पैटर्न होगा, कुछ बात होगी कि भाई इतने MOU साइन हुए हैं, इतना ये विकास करा दिया है, इतने एम्स बता दिए हैं, 174 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पर कर्जा है। ऐसी भी कई खबर में पढ़ रहा था, अभी मुझे डाटा मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। उन सब के बीच कि राहुल गांधी शक्ति के बयान से लेकर कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, मुझे लगता है मूल मुद्दे फिर गायब होने वाले हैं। अभी पहला फेज भी नहीं हुआ है और आज से मूल मुद्दे भूल चुके हैं। अब बात चंद्रयान की होगी, अब उसकी नहीं होगी कि भाई नीचे के तबके को कुछ मिल रहा है या नहीं। जिपेन जी, भारतीय लोकतंत्र में जिस देश में आजादी के बाद कांग्रेस ने 60 से अधिक वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति करी और तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे, वहां पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना काम कर दिया और जितना काम कर दिखाया और जितना भरोसा भारतवर्ष की जनता के मन में पैदा करा, वो तो एक देखने वाली बात है। और उसके नतीजे तो पहले भी सामने आए हैं और अब भी चुनाव के बाद सामने आएंगे। लेकिन जैसे प्रमोद जी ने बताया कि राहुल जी ने शक्ति शब्द का उपयोग करके और उसके बाद उनकी मंशा कुछ और रही होगी, वो एलोब्रेट नहीं कर पाए। तो कैसे करते? उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अगर हम भी किसी विषय के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे साथ इतना अच्छा पैनल है, अभी शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ उन्हें अपनी सनातनीय परंपराओं का ज्ञान तो है, इसलिए वो इस तरह की गलती कभी नहीं कर पाएंगे। और उन्हें जब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी जी इनके लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें सनातनी परंपराओं का नहीं पता है,
कह क्या रहे हैं, इसका क्या आशय हो सकता है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इनसे कितने लोगों का दिल दुख सकता है, तो वो ये विषय ये है। हमें उसे राजनीति से बाहर निकल के आ जाना चाहिए और थोड़ी देर बिल्कुल खुली चर्चा करनी चाहिए। तो क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की सत्ता को जाते हुए देश की जनता देखना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि भारतवर्ष की जनता जाग चुकी है। वो सच और झूठ और फरेब की राजनीति को समझती है। पिछले 60 वर्षों में जिस तरह का दर्द और दंश इस देश ने झेला है, इसीलिए तो आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। गारंटी तो सभी दे रहे हैं, तो बाकियों की गारंटी के ऊपर क्यों नहीं भरोसा किया जा रहा? बाकियों की गारंटी को क्यों वाजिब नहीं समझा जा रहा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यही गारंटी के साथ भारतवासी क्यों जुड़ रहे हैं? ये एक अपने आप में बहुत गहरे विषय हैं, रिसर्च के विषय हैं। और पूरा देश आज भाजपा में क्यों हो गया है? ये तो कांग्रेस में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के तो 2 सांसद हुआ करते थे। कभी 13 दिन की सरकार चलती थी, कभी 13 महीने की सरकार चलती थी। तो ऐसा इस देश में क्या परिवर्तन आ गया? कोई भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियां बड़े अच्छे से काम करने लगी हैं। जो आज पूरा देश भाजपामय हो गया और प्रत्येक भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है। तो ये कर्म है, ये कर्मशीलता है, ये भरोसा है, ये देश के प्रति ईमानदारी है, ये भारतीयता के प्रति ईमानदारी है, ये राष्ट्रीयता के प्रति ईमानदारी है, जो आज देश को विकसित भारत की तर्ज पर आगे ले जाने का काम कर रही है। अब कितना आगे जाएगा जिपेन जी और कितनी रिसर्च करनी है, 4 जून तक तो हम लोग को करनी पड़ेगी, क्योंकि 400 पार का नारा है। ये देखना है कि 400 पार, मुझे लग रहा है 400 से ज़्यादा सीटें ना आ जाएं। मुझे लग रहा है जिस तरीके से माहौल बना दिया है आप लोगों ने, 400 से ज़्यादा सीटें ना आ जाएं। माहौल भारत की जनता, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग 400 सीटों पे, जैसे एनडीए लड़ रहा है, आप 375 पे ही लड़ रहे हैं, लेकिन 400 सीटों का दावा करने वाली पार्टी अभी भी पूरे टिकट कहीं दे नहीं पाई है। और उसको भी कहीं ना कहीं कभी कांग्रेस से नेता ले आ रही है, कभी बसपा से ले आ रही है, कभी कहीं से तोड़ ले रही है। तो जब अपने ही पास अच्छे फल होंगे तो हम सामने वाले के बगीचे में काहे तोड़ने जाएंगे? इसका जवाब नहीं दिए। अब जैसे कल ही देखिए, पहाड़ पे अनिल बलूनी जी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी, एक विधायक गिरा लिया। अरे जब आप ही की सरकार है मालिक, आप ही का सब कुछ है, तो उसके बाद भी आप सामने वाले को परेशान कर रहे हैं। वो तो वैसे भी उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आप परेशान हैं। तो सच तो आपने कह दिया ना, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो इसमें भारतीय जनता मैं पार्टी उनको लोग खुद कह रहे हैं, उनके तो 2 भी, उसके बाद भी आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं अभी भी आप भरोसा कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पे, आप भरोसा कर रहे हैं ना, आप भरोसा कर रहे हैं उनको। वो कांग्रेस से, अच्छा क्या हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया एकदम से अच्छे हो गए? देखिए, सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है। एक हमारे देश में एक कहावत है, जब जागे तब सवेरा। अब अगर कांग्रेस के अच्छे लोग जाग रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि पिछले 9 वर्ष उन्होंने गलती करी कांग्रेस का हिस्सा बने रहकर या अन्य दलों का हिस्सा बने रहकर, आज अगर उनकी सुबह हो रही है तो हम तो उस सुबह का स्वागत कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखते हैं, 2004 में भी ऐसी ही सुबह हो रही थी, लेकिन नतीजे कुछ और थे। राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। सर, आपको तो याद होगा 2004 में अटल जी की सरकार थी। अभी मैं शत्रुघ्न सिन्हा को सुन रहा था कि 2004 का चुनाव जैसा ही लग रहा है, ये 4 जून को 2004 वाला कुछ रिपीट ना हो जाए। नहीं विशाल जी, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पहली बार 97 करोड़ मतदाता इसमें वोट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कितने प्रतिशत वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि 18 मार्च की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, न्याय यात्रा के समापन का, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। और जब हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, तो जैसे हमारे अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, निश्चित तौर पर आप भी उनसे कुछ ना कुछ ऐसे तीखे सवाल कर रहे थे व्यंग्यवाड़, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि बीजेपी जो है उसमें इस तरीके से इतने एक तरीके से बौद्धिक विचार वाले लोग हैं कि वो किसी भी शब्द का वो किस तरीके से तर्क, और हमारे बड़े भाई प्रमोद गोस्वामी जी ने भी बताया कि वो कहना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ कुछ और लगाया जाता है। हो सकता है राहुल गांधी जी चाहते हैं, जो आज की सबसे बड़ी परेशानी है, चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे सारे लोगों की,
कि भाई रोजाना कुछ ना कुछ ईडी और सीबीआई और जो तमाम चुनाव आयोग को लेकर के वे भी वो कहते रहते, अपने सुझाव देते रहते ईवीएम को लेकर के। और ये भी बात सच है कि पहली बार मैं समझता हूं 55 लाख से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल होगा। और यह भी बात सच है कि महिलाओं का वोटर प्रतिशत 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। तो 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा जब महिलाएं बढ़ी हैं और युवा वोटर्स भी काफी बड़ी संख्या में बढ़े हैं, तो इन सब चीजों में उन्होंने एक चीज निकाली है। देखिए, आज धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ पूरे भारतवर्ष में, पूरे भगवत में या केसरिया में वातावरण बना हुआ है। मोदी जी ने यह भी तो कहा कि जो शक्ति स्वरूप है, मां बेटी शक्ति का स्वरूप है, और इसके बाद मैं पुजारी हूं। तो वो पुजारी शब्द का इस्तेमाल तो आप कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा मैं तो पुजारी हूं, मात्र शक्ति देव भव या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अभी आगे आने वाले समय में जब जब चल रहा होगा उस समय नवरात्रि में ये मैं समझ रहा हूं मुद्दा और ज्यादा गर्म आएगा। इसी चुनाव के दरमियान में 4 जून तो पहले ही नवरात्रि आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप रंग कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का व्यंग कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कला माननीय मोदी जी और उनके जो भी रणनीतिकार हैं वो हर एक शब्द को पकड़ते हैं। पहले आया मोदी है तो गारंटी है। और आप देखिए कि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने सब लिखा कि भाई मैं मोदी का परिवार हूं, नया नारा दिया। और इसके बाद अब नया नारा ये मिल गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए और खास तौर से मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए शक्ति तो एक बहुत बड़ा शब्द है। और शक्ति के व्यंग्यवाण में निश्चित तौर पर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। और वो किस तरीके से वो कहना चाहते थे कि कर्ज माफी, ये दुनिया भर के प्रश्न वो उठाना चाहते थे जो मीडिया में वो एक बयान दे रहे हैं। एक बयान ने उस पूरे जो उनका कॉन्सेप्ट था, जितने सवाल थे, वो कहीं ना कहीं पूरा एक और ही मोड़ लाके दे दिया। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बयान अभी आपने सबको सुना, कांग्रेस को भी सुना, हमारे दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्हें भी सुना आपने, आपको क्या लगता है? मैं तो इंडिविजुअल सबकी राय जानना चाहता हूं कि भाई सब लोग को यही लग रहा है, क्योंकि लोग मुझसे कहें कि बाद में आपने इनसे नहीं ये सवाल पूछ लिया, भाई मेरी राय इस पे कुछ अलग थी, इसलिए महेंद्र सिंह जी। दरअसल क्या है कि जब आपका सामना ऐसे लोगों से हो जो बात का बतंगड़ बनाए, तर्क ना करके कुतर्क पे जाएं, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। क्योंकि कबीरदास जी बहुत पहले कह चुके हैं कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप कहीं इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बात नहीं कर रहे हैं जो कि आप आधी बात भी कहेंगे तो वो समझ जाएंगे। आप बात कर रहे हैं ऐसे विरोधी के सामने जो आपके ऊपर पूरी नजर है, आपकी कहीं कुछ भी आपने अगर त्रुटि की तो वो फिर वो उसका फायदा वो उठाते हैं। और आप जैसे कहते हैं ना, कमान से तीर निकल गया और जुबान से बात निकल गई, तो आप बदल नहीं सकते। राहुल गांधी के साथ यही हुआ। दरअसल राहुल गांधी इमोशनल आदमी है और वो इमोशंस में बात कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्दों का चयन उचित नहीं हो पाता है। कई दफे ऐसा वो सेल्फ गोल कर लेते हैं। वो उनको बहुत जरूरी है कि इस बात की वो बाकायदे जो शब्दों का चयन करें वो थोड़ा सोच समझ के करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप ऐसे मतलब आप कहीं इंटेलेक्चुअल्स के बीच में या कहीं सेमिनार में बात नहीं कर रहे हैं, बात आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। और ये बात सही है कि अगर उनके सिर्फ शब्दों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए पकड़ में आने वाली बात है, ये उन्होंने पकड़ लिया। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं तो आप आम जनमानस के लिए संबोधित कर रहे हैं, उनकी भाषा में, उनकी शैली में आपको बोलना चाहिए। राहुल गांधी को वहां पर भी उनकी, अगर आप पूरी उनकी भाषण को, उन सारी चीजों का विश्लेषण करें तो आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाए, ये थोड़ा सा कम रहता है उनकी भाषा शैली में। तो ये भी एक उनको काम करना पड़ेगा। और रही बात विरोधी की, बीजेपी की, तो बीजेपी तो इसमें माहिर है ही, पकड़ते हैं। और मैं कहता हूं कि इनको भी पकड़ना चाहिए। बीजेपी क्या कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता सब बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज, बहुत सारी चीजें आप पकड़ सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं। और आप चुनाव में हैं, आपको भी पकड़ना चाहिए।
जब तक दिक्कत आप यही मेले पे दहला है, नहीं यही देंगे, यही तो ड्रॉबैक तब है तक कांग्रेस के पास कि वो मुद्दे होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुद्दों को उस तरीके से नहीं ले पाती है। आप सब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके से कल रैली में जो बयान दिया गया राहुल गांधी के द्वारा और आज उसका जो रिप्लाई किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसने इस चुनाव को एक अलग एंगल दे दिया है। इस पर चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं अनिल शर्मा जी के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, सवाल फिर मेरा आपसे वही है कि जिस तरीके से हम मौका देंगे अगर किसी को, तो वो हम पर जाहिर सी बात है अटैक करेगा ही। आपने इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बनारस के लोगों के लिए बयान दिया, मुझे लगता है उसका भी संदर्भ आपने बता दिया, लेकिन वही बात है जब एक बार आपने दिया उसको किस तरीके से लेके भाजपा के लोग उठाए उस मुद्दे को, और फिर एक अच्छी रैली, एक बहुत अच्छी रैली जहां पर सब नेताओं ने एक अच्छे भाषण दिए और वो कहीं ना कहीं सीधे कनेक्ट हुए लोगों से, चाहे वो तेजस्वी यादव का भाषण हो या फारूक अब्दुल्ला का भाषण हो, शरद पवार का हो, कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भाषण हो। कल सबके बयान मैंने सुने हो, कहीं ना कहीं उन बयानों में जो असल मुद्दे थे वो वापस आए, लेकिन एक लाइन के बयान ने उस पूरी रैली का जो फेम था उसको कहीं ना कहीं डाउन करने का काम किया। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी के साथ ही बड़ी समस्या हो गई है चुनाव में, वो करते अच्छा है लेकिन वो बयानों की वजह से घिर रहे हैं अब। अनिल जी, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, बनारस की जैसे आपने बात की, बनारस में मैंने बताया राहुल जी ने जब देश के नौजवानों को वहां सड़कों पर नसीब में देखा, तो जाहिर सी बात है जनता की आवाज उठाने वाले और नेता के लिए बोले भाई ये देश का भविष्य, ही नौजवान अगर सड़कों पर नसीब में रहेगा तो देश का भविष्य क्या खाक होएगा, उसको गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब मीडिया ने उस बात को नहीं उठाया कि राहुल गांधी निकले और सड़कों को गंगाजल से साफ करने का जो मामला आया उस पर किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं हुई, बीजेपी वालों से कोई सवाल नहीं किया गया। ये आखिर क्या ड्रामा था जो गंगाजल से सड़क को साफ करने का प्रयास किया गया, और वहां सड़क से गंगाजल से धो रहे हो तो ये कौन सा तरीका है, कौन सा धर्म है, क्या सनातन की संस्कृति है कि एक व्यक्ति अगर उस सड़क से निकलता है आप गंगाजल से उसको धोने का काम करते हैं? ये केवल गंगा मैया का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं अगर जब बयान की, तो मैं आपको उस बयान के संबंध में, आपने मुझे नहीं सुनवाया लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने जो कहा हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, वो शक्ति हमारे पास है। उसका आशय यह है कि वो शक्ति हमारे पास है। ईवीएम के अंदर राजा की आत्मा है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, लेकिन हमारे पास हिंदू धर्म में जो शक्ति और ताकत होती है वो हमारे पास, उस ताकत के सहारे हम लोग लड़ रहे हैं। ये आशय है राहुल गांधी जी का, लेकिन धर्म के आड़ लेकर, देवी देवताओं की आड़ लेकर बीजेपी जो प्रयास कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। माफी के साथ कहां ले जाने, माफी के साथ इंटरप्ट करना चाहेंगे। एक मिनट जिपेन जी, इसकी लीडर जिपेन जी एक एक करके, अभी मैं पूरा समय दूंगा आपको, इसीलिए मैंने सबको पूरा समय दिया। जिपेन जी, उनकी बात खत्म हो जाए मैं आपके पास आऊंगा। जिपेन जी, वो नहीं समझते हैं, ये मान लीजिए। अरे बात खत्म हो जाने दीजिए अनिल जी की, फिर आपके पास आऊंगा मैं। आप अपने तर्क को रख लीजिएगा, पहले उनकी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने छेड़ा है तो सनातन की बात कर लीजिए। व्यक्ति की, हमारे हिंदू संस्कृति में और सनातन संस्कृति में यह होता है, जब किसी की मां की मृत्यु हो या पिता की मृत्यु हो तो उस बेटे का धर्म होता है, उसका मुंडन होता है। बताइए, क्या आपके नेता ने वो काम किया? 13 दिन तक जिस बेटे ने राष्ट्र की खातिर घर त्याग दिया हो, यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। राष्ट्र की खातिर, सत्ता की खातिर त्यागा है, राष्ट्र की खातिर नहीं त्यागा। गलत बात ना करें आप। अपने परिवार को त्याग कर दिया हो, नहीं त्यागा है। अरे पत्नी छोड़कर भागा हो, क्या होता है? क्या बात करते हैं? कभी कहते हैं कि गली के चौकीदार हम देश के चौकीदार हैं, कभी कहते हैं मैं तो फकीर आदमी झोला लेकर चल पड़ूंगा।
आप लोग खेलते हैं, कभी आप चौकीदार बनाते हैं, कभी आप चाय वाला बनाते हैं, कभी आप भेदर बनाते हैं, तो क्योंकि हम कुश्ती करके माहिर थे। व्यक्ति के कहना है, हम बागी कहना है, आपके नेता को कहना है, आप सुनना नहीं चाहते, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। एक एक करके अगर आप दोनों लोग अपनी बात रखेंगे तभी इस डिबेट का कुछ मतलब है। अगर दोनों लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर सारे गेस्ट सुन के उसको क्या ही जवाब दे पाएंगे, क्या मैं सवाल पूछ पाऊंगा। सारी बातें आप लोग हर डिबेट में वही बातें आ रही ना कि उन्होंने ये नहीं कही। अरे बात खत्म हो जाने दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों प्रवक्ताओं से, बहुत वरिष्ठ लोग इस पैनल में बैठे हुए, उनको भी थोड़ा समय मिलेगा जब आप दोनों लोग। अनिल जी अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, फिर जिपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी जी हाँ अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है सनातन के ऊपर ये बात करते हैं। ये देश संविधान से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और यहां धर्म की आड़ की राजनीति लेकर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो निश्चित है देश की जनता उनको खाद फेंकने के लिए तैयार है। ये कहते हैं देश में गारंटी, किसकी गारंटी की बात करते हैं? 170 सुन लीजिए, आपकी सरकार ने, जहां मोदी की गारंटी चली 5 राज्यों के चुनाव में, मध्य प्रदेश के अंदर खुद की पुरानी सरकारों की 170 योजना को उनके खुद के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम इन योजनाओं को रोक रहे हैं। 170 योजनाओं को रोकने का काम किया, ये मोदी जी की गारंटी है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार की बात थी, और कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को रोजगार छिना, ये मोदी जी की गारंटी थी। किसानों को उनकी आय दोगुनी होगी, न्याय का हक मांगने पर उनके लिए सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई, ये मोदी जी की गारंटी है। नौजवानों को बच्चे लीक हो रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर लाठियां भाजी जा रही है, ये मोदी जी की गारंटी है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, अत्याचार महिला पर हो रहे हैं, पहलवान बेटियां न्याय मांगती हैं तो उन पर अत्याचार होता है, ये मोदी जी की गारंटी है। आखिर कौन सी है मोदी की गारंटी? पुरानी पेंशन अगर मांगते हैं कर्मचारी तो उनकी नौकरियों पर बात आ जाती है, ये मोदी जी की गारंटी है। इस तरह की मोदी जी की गारंटी है। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? जनवरी के महीने में किसी पर ईडी की कार्रवाई होती है, फरवरी में सीबीआई की कार्रवाई होती है, नवंबर में एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने के बाद बीजेपी को चंदा दे देता, सारी कार्रवाई खत्म। ये मोदी जी की गारंटी है। कहां ले जाना चाहते हैं देश को? महंगाई चरम पर है, देश कर्जदार होता चला जा रहा है। 155 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। आप कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, यह मोदी जी की गारंटी है कि देश को गर्त में ले जाने की। आप कहते हैं कि आपको 2 बार बना दिया प्रधानमंत्री, जनता पर 75 साल 75 वायदों के साथ आपकी सरकार आई, लेकिन 75 वायदों पर कितनी सरकार खरी उतरी यह भी जनता जानती है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आज मेरी एक छोटी सी जवाब बता दें। एक व्यापारी से मेरी बात हुई जो कपड़े का व्यापारी था। आज छोटी सी घटना बता रहा हूं और शायद ये संदेश जनता के, देश की जनता जान ले। जल्दी से खत्म करेंगे अनिल जी बात को, फिर मैं जवाब बहुत छोटी सी बात में बिल्कुल। बोले कि मैंने भाई ये लॉन का कुर्ते का कपड़ा जो है आपके दुकान पर आया कि नहीं? बोले भैया इस प्रकार से जीएसटी लगा दी गई है, टैक्स लगा दिया है कि हम जनवरी में अगर उनको ऑर्डर देते हैं तो अप्रैल तक, फरवरी तक माल आएगा। यहां 15 दिन तक उनको पेमेंट अगर नहीं दिया, जो माल हमारा उधारी में आता था, 15 दिन को उनको पेमेंट नहीं दिया तो सरकार को 30% टैक्स देना पड़ेगा। आज व्यापारी जहां गुजरात से वो कपड़ा आता था, वो सारे कपड़े की लाटों को उन गट्ठरों को वापस भेज रहा है और कलम कटवा रहा है कि हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। 10 लाख का माल मंगाया, 30% टैक्स दे दिया तो बच्चा क्या 7 लाख उस व्यापारी को देंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। देश को गर्त में ले जाने की बात हो रही है। छोटे और मझोले व्यापारी, दबे कुचले शोषित वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? जिपेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, अब आप ही को मैंने कहा, अब आप जवाब दे सकते हैं। जी, जितनी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने बताई, तो ये बताना भूल गए कि कांग्रेस के राज में जो बिचौलियों का राज होता था, जो कमीशन खोरी का राज होता था, जो खुल के भ्रष्टाचार होता था, तो यही तो एक कारण था कि ना तो बीपीएल कैटेगरी के लिए इस देश के अंदर कुछ हुआ और ना विकासशील भारत, विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ पाया। और आज आपको तकलीफ हो रही है। जीएसटी के माध्यम से बिचौलिए खत्म किए गए हैं, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया गया है, और उसके द्वारा जितने रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो 80 करोड़ लोग
जिनके लिए राशन की योजनाएं आती हैं, शौचालय की योजनाएं आती हैं, घरों की योजनाएं आती हैं, और उनके लिए उनकी अन्य जरूरतों की समय समय पर योजनाएं आ रही हैं। अभी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो 18 ट्रेड्स को खड़ा करके उनकी आर्थिक स्तर उस कैटेगरी का बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जो कांग्रेस के कुशासन से बहुत ऊपर है। अगर ऊपर है तो इसीलिए भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रही है, अपने माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी पे भरोसा कर रही है। आपके दर्द को हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके दर्द को खत्म नहीं किया जा सकता। ये भी एक अभी हमारे पिछले साथी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी इमोशनल हैं। राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी जी कहां इमोशनल है? हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी से कहीं ज्यादा इमोशनल है, कहीं ज्यादा इमोशनल है। लेकिन वो इमोशनल होने के सेंटीमेंट्स की तभी तो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश सेंटीमेंट्स को आघात नहीं पहुंचाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो भारतीय परंपराओं के जानकार हैं, वो भारत की जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो जमीन से उठे हुए हैं, उन्हें दर्द है। उस दर्द को महसूस करते हुए वो योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बनाने के बाद उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है, और धरातल पर उतारने के बाद उन योजनाओं का लाभ जो घर घर पहुंचता है। इसलिए इस भारतवासी की गारंटी है आपके दर्द को निश्चित तौर से निकल कर, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 60 वर्ष से अधिक के शासन को इस देश की जनता ने बार बार नकारा है, और तीसरी बार फिर नकारने जा रहे हैं। महेंद्र जी, तो 70 साल की आजादी से आपके सारे कर्मों का हिसाब लोगों के पास था, लेकिन झूठ का पुलिंदा बनाकर जिस प्रकार से जनता के सामने पेश किया, आपने मान्यवर नेताओं ने लाठी डंडे अब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकारों का भी रुख कर लूं, उनसे हमें थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। अब आप लोगों ने तो बता दिया कौन कितना इमोशनल है। हम तो सबको रैलियों में देख रहे हैं, जिसका मन जहां कर रहा है वहां रो दे रहा है। वो कहीं भी कोई कितना भी इमोशनल हो जाए, लेकिन जब तक सबसे नीचे बैठा व्यक्ति नहीं सुखी है तो सभी लोग सबके इमोशन का हम करेंगे क्या? महेंद्र जी, आपके इमोशनल शब्द पर ही जितेंद्र जी ने कहा कि जिस तरीके से बहुत इमोशनल हैं हमारे प्रधानमंत्री, होना भी चाहिए भाई, वो थोड़ा भावुक हैं। भारत को सबसे अच्छे से समझने वाले प्रधानमंत्री हैं, और बाकी नेता नहीं समझते हैं विपक्ष के, जैसे कि राहुल गांधी, ऐसा जितेंद्र जी कह रहे हैं। एक वाक्य मुझे आता है, काशी विश्वनाथ की भी बात हो रही थी। काशी विश्वनाथ में राहुल गांधी ने बाकायदा पूजा अर्चना करी, और बहुत देर तक सारे मीडिया के साथी इंतजार करते रहे कि भाई अब फोटो आएगी या अब वीडियो आएगा। लेकिन रात में लगभग 11-12 बजे एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने मुझे ट्वीट भेजा यूपी कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि भाई अंदर फोटो खींची गई, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने जब मांगा तो दी नहीं गई। अब हम भी देख लेते कि राहुल गांधी किस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं, जल चढ़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। फोटो ही नहीं आने दी मेरे पास। महेंद्र जी, होगा पूजा अर्चना तो तब करेंगे जब भारतीय सनातन संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान होगा। जितेंद्र जी, अब जरा मैं बात कर लूं महेंद्र सिंह जी से। वो बता, राहुल गांधी को कह रहे थे कि इमोशनल है, तो जरा उनसे भी उनका रुख जान लूं। अब किसको कितनी पूजा आती, किसी दिन किसी पंडित को बैठा के चेक करा लिया जाएगा। तो आपको पूजा करना नहीं आता होगा। तो निजी मामला है, ठीक है, लेकिन फिर दिखावा नहीं होना चाहिए ना। अरे ये मत कहिए, दिखावे की बात मत करिए। अभी तो सिर्फ महेंद्र जी से मुझे जवाब ले लेने दीजिए, वरना कौन दिखावा कर रहा है और कौन बंद कमरे में क्या कर रहा है, ये सबको पता है। महेंद्र जी, आगे दिखाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? निजी मामला है और ये निजी ही रहना चाहिए। इसमें कहीं नहीं करते हैं धर्म की आड़ में। कम से कम राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किस तरीके से। और ये सबका निजी मामला है, वो क्या हम मानते हैं, हम महेंद्र जी हम मानते हैं ये निजी मामला होता है, लेकिन इन निजी मामलों के साथ साथ आपके मन में ईमानदारी भी तो होनी चाहिए। जिस संस्कृति का, जिस धर्म का, जिस परंपरा का, जिन चीजों का आप हमेशा विरोध करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति 60 वर्षों तक करते रहे। अरे उन्हें भी जवाब दे लेने दीजिए, मैंने पूरा समय दिया था आप दोनों को। अब जरा मुझे उनसे भी जवाब लेने दीजिए, वो भी बैठे हुए हैं। जरा जितेंद्र जी, मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा सा
पानी यानी पीजिए, तब तक हम महेंद्र जी से बात कर लें थोड़ी। मैं पूरा समय दे चुका हूं जिपेंद्र जी आपको, अब आप हर एक बात पे क्वेश्चन पुट करेंगे तो फिर डिबेट फिर आप ही कर लीजिए, हम लोग शांत हो जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इसके सामने क्या क्या मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, व्यापारियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आप खुद देखते रहें कितनी बार स्टूडेंट्स बार बार विरोध करते हैं, प्रदर्शन किया, सारी चीजें। लेकिन विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं मोदी जी को घेरने के लिए, बहुत मुद्दे। मुझे लगता है कि 20 सालों में इससे ज्यादा मुद्दे कभी नहीं आए होंगे विपक्ष के पास, इतने मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष इस मामले में फेल है कि कभी भी देशव्यापी आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पाया। सारा विपक्ष मिल करके, इनके पास तो चल के मुद्दे आ रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा मुद्दे आज तक कभी नहीं रहे। देखिए बेरोजगारी, यूपी में ही 4 साल से भर्तियां नहीं हुई जिस तरीके से, सरकारी पेपर लीक हो जाते, हर प्रदेश में पेपर लीक हो जाते। महंगाई चरम पे है, पेट्रोल आप देखिए 100 रुपए लीटर है हर जगह, गैस के दाम बढ़ गए हैं, मतलब हर एक चीज मुद्दे इतने हैं। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो जो विपक्ष में है, वो इन मुद्दों को बुना ही नहीं पा रहे, जनता के पास जा ही नहीं पा रहे, जनता को आंदोलित कर ही नहीं पा रहे। याद करिए जब बीजेपी विपक्ष में थी, सिलेंडर के दाम 10 रुपए भी बढ़ जाते थे तो सिर पे रख के पूरा देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर देते थे, वो जनता के साथ कनेक्ट हो जाते थे। ये जनता के साथ कब कनेक्ट हुए, हमें तो याद नहीं है कि कभी भी देशव्यापी बंद किया हो, इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा कर दिया हो, सड़कें जाम कर दी हो, किसी तरीके का कोई कुछ नहीं। स्टूडेंट इतने बेरोजगार रहे, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आंदोलन करते बेचारे, लखनऊ में लट खाया, इलाहाबाद में लट खाया, लेकिन कभी भी विपक्ष उनके साथ दिखाई नहीं, उनके मुद्दों को लेकर के कभी सड़कों पे आया नहीं। और थोड़ा बहुत आना नहीं कहा जाता, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए कि देश में हो हल्ला मच जाए, कुछ नहीं हुआ। तो विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब विपक्ष अगर उनको बुला नहीं पा रहा है तो बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है। और बीजेपी देखिए अपने कैंपेन को, चुनाव जीतने के लिए कैंपेन करती है, वो हर एक मुद्दा पकड़ेगी, हर एक बात पकड़ेगी, हर एक स्ट्रेटजी अपनाएगी, जहां जो स्ट्रेटजी काम करेगी वो स्ट्रेटजी अपनाएगी, अपनाती रही है। वो हमेशा 365 दिन इलेक्शन के लिए, जनता को कैसे अपनी तरफ लाया जाए, इन मुद्दों पे वो काम करती रहती है। अब वो कितना सफल होते हैं कितना नहीं, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, मतलब विपक्ष इस बात को लेकर के ठीकरा बीजेपी के ऊपर नहीं फोड़ सकती कि भाई बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी ऐसा कर रही। कि जब तक जनता के पास आना चाहिए। यूपी से लेकर दिल्ली तक विपक्षी दल थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी, आप भी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे कि जो पब्लिक कनेक्शन है जो पहले हुआ करता था दलों का, वो अब कम हो गया है जब से ये सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अनम्यूट कर लीजिए राघवेंद्र जी। कुर्सी पाने और चोला के बदलने का अवसर बाध्यता का ये दौर है, और जिन मुद्दों को आप लेकर के चले हैं वो कल कुछ और था, आज कुछ और है। आज जो बात कह रहे थे हमारे महेंद्र सिंह जी, उन मुद्दों की बात नहीं है। आज बात सिर्फ मुद्रा की होती है। भाई किसके पास कितना मुद्रा है, कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, उन मुद्दों से पक्ष और विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने कहा कि तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अरे भाई, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो दूसरों दलों से भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमें यहाँ टिकट नहीं मिले तो हम दूसरे दलों में चले जाएं। तो निष्ठा और प्रतिष्ठा किसी की है नहीं, इसलिए कि 450 से ज्यादा पूर्व सांसद और विधायक बीजेपी में आए और लगभग 66 से ज्यादा मैं समझता हूं लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, इधर जब चल रहा है उधर ही सब हवा जहां बह रही है, उन चीजों में चलिए। और यहां तक कि हमारे भाई जयेंद्र सिंह जी उठा रहे हैं, ये भी किसी दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज अब बीजेपी में है। तो ये ठीक है कि जहां इनकी निष्ठा है वहां इनको दिख रही है कि अब हमारी प्रतिष्ठा यहां बढ़ सकती है। तो ये जो मैजिक चल रहा है मोदी का 400 कुर्सी पाने का, और आप खुद कह रहे हैं कि 400 कुर्सी पाने का, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं 20 लाख नए वोटर बढ़ गए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 7.15 करोड़ महिलाओं के वोट भी यूपी में बढ़े हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां बनेगी। लेकिन विशाल जी, आज तक किसी भी राजनीतिक दल की अगर अच्छी तैयारी होती,
जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे महेंद्र सिंह जी कह रहे थे, प्रमोद जी कह रहे थे, केवल एक ही बात रहती है लास्ट तक, एक ही मुद्दा सदन में, एक ही मुद्दा यहाँ पर, कोई विपक्ष का दल सड़कों पे नहीं उतरा। और जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट 1,62,000 बूथों तक बीजेपी ने जिस तरीके से 90% बूथों पर काम किया है, निश्चित तौर पर विपक्ष को यह सोचना चाहिए। बिल्कुल, मतलब रूट लेवल पर जैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उस तरीके से कोई दल मुझे काम करता नजर नहीं आता, वो किसी भी स्टेट की बात हो। फाइनल कमेंट मैं लूंगा प्रमोद सर आपसे और फिर इस डिबेट को क्लोज करूंगा। प्रमोद सर, डेफिनेशन क्या है? प्रमोद जी। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैंने कहा दलों में जो दिक्कत हुई ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, अगर वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं थी तो उसने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को बरकरार रखा। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन करने में थोड़ी हड़बड़ी हो रही है। समाजवादी पार्टी के पास भी सब कुछ है, लेकिन वो भी अभी एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सारी चीजें क्लियर है, उनको पता है हमें आगे कहां करना है, किस कार्यकर्ता से हमें कैसे काम लेना है। फाइनल कमेंट आपका। देखो जी, दिक्कत सब है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और रणनीति बनाती है। विपक्ष जो है वो चुनाव के ऐन वक्त पर आकर सोचती है, और वो 24/7 भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक इलेक्शन खत्म होता है, उसके 10-15 दिन के रेस्ट के बाद उनके पार्टी के टॉप से लेके बॉटम तक के नेता जो हैं, मतलब जिले, राज्य से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके पंचायत और ग्राम पंचायत तक जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखते हैं। अभी महेंद्र जी ने एक बढ़िया बात कही थी कि सर जल्दी से बात को खत्म करें क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पीसीआर से कमांड आ रहा है डिबेट को खत्म करने के लिए। विपक्ष जो है वो इतने मुद्दे हैं कि इतने मुद्दे कभी नहीं रहे होंगे, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को उठाने, आप बताइए कि धर्म से शक्ति का मुद्दा उठा दिया, कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां भारतीय जनता पार्टी के बातें, ये सारे मुद्दे, इस पर कोई चर्चा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उनकी कमियों पर कहीं भाजपा को या गैर भाजपा दलों को या इंडिया को पकड़ना चाहिए कि उनकी खामियां क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी खामियों को तुरंत लेके एलिब्रेट कर देती है और छा जाती है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से उनकी खामियों को, उनकी कमियों को, उनकी जो गलतियां हैं उन मुद्दों पर आती ही नहीं है, आंदोलन नहीं करती है, जनता से डायरेक्ट टच में नहीं रहती है। ये और उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं लगातार, जो नतीजे हैं वो सबके सामने। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नया संग्राम, चुनावी घमासान, शक्ति शब्द पर जो बयान राहुल गांधी ने दिया उसको लेकर जिस तरीके से मुखर हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि एक सेल्फ गोल है। अब देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस इस पर बचाव करती है। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।